हेलो दोस्तों, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आज बताती हूँ साइकोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर के बारे में मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया है। आज बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को साइकोलॉजी से कैसे इम्पैक्ट आता है और क्यों जरूरी है एक मार्केटर के लिए साइकोलॉजी को समझना। इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज लिखी है कि अच्छा, एक बार बता दूं, मैं साइकोलॉजी को समझना कोई एक या दो वीडियो में या 10-15 मिनट में ये नहीं समझा जा सकता। इसीलिए मैं कंज्यूमर बिहेवियर को साइकोलॉजी का जो रिलेशन है इसको मैं एक वीडियो से ज्यादा में कवर करूंगी। मैं इसके हर एक एस्पेक्ट को आपके सामने लेके आना चाहती हूँ जो इस पर असर डालती है चीजें। तो आज की इसमें पहले पार्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि साइकोलॉजी क्यों जरूरी हो गई है समझना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, अ की एस्पेक्ट ऑफ अ सक्सेसफुल मार्केटर इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लायक उस मार्केटर के पास अगर समझ है तो उसके सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। और अगर वो अपने कंज्यूमर के बिहेव को समझने की समझ नहीं रखता है तो देयर इज अ वेरी लेस चांसेस टू बीइंग अ सक्सेसफुल इन द मार्केट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि उसकी समझ को समझना। अब साइकोलॉजी को अगर हिंदी में बात करेंगे तो साइकोलॉजी का हिंदी में जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, द स्टडी ऑफ माइंड। तो ये जो आप किसी के दिल में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और उन दिल और दिमाग की बातों से प्रभावित होकर के हाउ द पर्सन मेक द डिसीजन, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चेस खेलते हैं, शतरंज आप बच्चे बहुत अच्छा जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो जो एक सक्सेसफुल प्लेयर होता है ना चेस में, वो हमेशा अपनी चाल से ज्यादा सामने वाले प्लेयर की चाल की एस्टिमेशन करता है, प्रेडिक्शन करता है। और साथ में अगर मैंने ये पर्टिकुलर चाल चली तो वो सामने वाला किस चाल को चल सकता है, या मैं किस तरीके से अपनी बिसात बिछाऊं कि सामने वाला कुछ ऐसी गलत चाल चल जाए जिसका बेनिफिट मैं उठा लूं। इसका मतलब है द स्टडी ऑफ माइंड ऑफ अदर्स। अगर आप दूसरे के दिमाग में क्या चल जाएगा मेरे इस चाल से, इसको मैं स्टडी कर लूं, देन आई विल बी अ गुड प्लेयर इन अ चेस। सेम चीज अप्लाइज टू द बिजनेस। सेम कैसे, बिजनेस में भी तो यही है। मैं मेरे कॉम्पिटिटर से या मेरे कंज्यूमर को, मैं मेरे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में प्रेजेंट करूं कि क्वालिटी में ज्यादा अंतर ना होने के बावजूद डिमांड मेरे प्रोडक्ट की ज्यादा क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है मैं मेरे कंज्यूमर के दिमाग को समझूं, या फिर मैं मेरी कुछ इस तरह से बातों को प्रेजेंट करूं कि मैं उसके दिमाग में मेरे प्रोडक्ट की छवि को एक गुड इमेज बना करके पेश कर पाऊं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है साइकोलॉजी को समझना, इसीलिए इसे की सक्सेस फैक्टर माना गया है। आगे सुनो, इस समझ को समझने के लिए इसे दो क्वेश्चन के आंसर करने होंगे एक मार्केटर को। यहाँ मार्केटर का मतलब प्रोड्यूसर भी है, सेलर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, सारे लोग आ गए इस मार्केटर में। अब उसे किन दो क्वेश्चंस का आंसर समझना होगा अपने कस्टमर के दिमाग से। नंबर 1, व्हाई दे एक्ट एंड थिंक द वे दे डू। वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके पीछे कौन से कारण हैं उनके रिएक्ट करने के पीछे, या वो उन जो सोचते हैं, जो एक्शन प्लान करते हैं वो हो, चाहे वो उनका थॉट प्रोसेस हो, व्हाई दिस इज सो। इस क्वेश्चन का आंसर एक मार्केटर अगर अपने आप से कर लेता है कि मेरा कस्टमर क्यों मेरी चीज खरीदे, मेरा कस्टमर क्यों मेरी चीज को बेहतरीन माने, मेरा कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को क्यों ना खरीदे, क्या ऐसे कारण होंगे कि वो मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे, ये चीज का आंसर मुझे आना चाहिए। नंबर 2, हाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट देयर थॉट्स एंड डिसीजन। ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसके चाहे अंदरूनी कह लो, चाहे बाहरी निर्णय कह लो, या उसके थॉट प्रोसेस पे असर डालती है। वो क्या प्लान करेगा उससे पहले ये सोचना पड़ेगा उसके प्लान करने में कौन से फैक्टर्स काम करेंगे।
तो वो फैक्टर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है और कैसे उसको प्रभावित करेंगे, इन सब के बारे में भी एक मार्केटर को सोचना पड़ता है। इसको मैं आपको एक डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि उम्मीद है कि जो मैं आपसे समझा रही हूँ इन वर्ड्स वो आपको समझ में आ रहा है, फिर भी कई बार हमारा रिटेंशन पावर जो है डायग्राम से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डायग्राम हमारे दिमाग में एक स्टिकनेस आ जाती है, एक छवि बन जाती है, उसकी एक पिक्चर बन जाती है। ध्यान देना, मैंने कहा अगर ये मैं पूरा एक स्क्वायर कह रही हूँ, राइट, ये जो एक रेक्टेंगल बॉक्स टाइप जो मैंने कहा है, अगर मैं कहूँ ये मार्केट है ना, उस मार्केट में दोनों लोग हैं, मार्केटर भी है और कस्टमर भी है। मैंने मार्केटर के साथ में सेलर भी लिख दिया है, कस्टमर के साथ में कंज्यूमर भी लिख दिया है। कॉमन ग्राउंड्स पे हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ये जो मार्केटर है, ये अगर इस पूरे व्यापार में या बिजनेस में इस साइड पे है, तो दूसरे एंड पर है हमारा कस्टमर या कंज्यूमर। अब एक मार्केट की रीच अपने कस्टमर या कंज्यूमर तक कितनी स्मूथ होगी डिपेंड करेगा हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अब सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ ये मान लेते हैं, जैसे एक इकोनॉमिक्स का रूल होता है, इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि अन्य बातें समान रहे तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट की उसको पूरी समझ है और हर चीज उसके फेवर में है। तो अब एक प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल है, एक दीवार है, मैंने लिखा है वॉल, एक दीवार है, उस दीवार के पार जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दीवार है साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, उसका मनोविज्ञान। तो जब तक एक सेलर इस दीवार के पार नहीं होगा, वो अपने कस्टमर तक रीच नहीं कर सकता। If the seller wants to come close to the customer, एक प्रॉक्सिमिटी अगर जनरेट करना चाहता है, तो मार्केटर को उस दीवार को पार करना ही होगा। फर्स्टली ही हैव टू अंडरस्टैंड द वॉल एंड सेकेंड ही हैव टू साउंड स्ट्रेटेजी टू अक्रॉस द वॉल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पार कैसे जाया जाए। तो अब यहाँ भी कहता है मस्ट बी ओवरकम बाय। अब वो कैसे पार जाएगा इस दीवार के? बाय, ये मैंने लिख दिया है, बाय का मतलब है ये मैं आपको दे रही हूँ एक वेपन। अब ये वेपन कौन सा होगा एक सेलर के पास में इस दीवार के पार जाने का? बाय द इफेक्टिव यूज ऑफ की प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी के कुछ की प्रिंसिपल्स को, कुछ मुख्य सिद्धांतों को अगर उसने तरीके से यूज कर लिया, इफेक्टिव यूज किया जाना, यूज नहीं, एडजेक्टिव वर्ड लग गया आगे, इफेक्टिव यूज, अगर सही तरीके से यूज कर लिया जाए तो इट इज वेरी इजी टू ओवरकम द वॉल। आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। आप अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को अगर समझने की क्षमता रखते हैं तो यूं मान लो मार्केट में कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि कस्टमर ही है स्ट्रेंथ। कल के वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि क्यों कस्टमर स्ट्रेंथ होता है मार्केट की। बिना कस्टमर के यू कैन नॉट इमेजिन अ बिजनेस। आप बिजनेस के बारे में सोच ही नहीं सकते। देयर इज नो कंपोजिशन ऑफ अ बिजनेस। तो ये जो चीज है कि अगर वो इफेक्टिवली यूज कर ले साइकोलॉजी के की प्रिंसिपल्स को, तो इट इज वेरी इजी टू गो टुवर्ड्स द कस्टमर्स। अब कैसे किया जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे किया जाएगा, ये हम आगे के वीडियोस में बताएंगे कि की प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं और उनका इफेक्टिव यूज का मतलब क्या है। छोटी छोटी चीजें आज भी मैं आपको बताऊंगी। वो कहता है इसका असर ये पड़ेगा, इट विल हेल्प टू अट्रैक्ट राइट ऑडियंस। मेरा प्रोडक्ट क्या है और उसके कौन से मेरे कंज्यूमर या कस्टमर्स होंगे, मेरे ऑडियंस क्या होंगे, उनको मैं कैसे अट्रैक्ट करूंगा, इस चीज के सिलेक्शन में मुझे सहायता मिलेगी if I am able to understand, if I am able to apply the effective use of principles of psychology। तो मैं बहुत आसानी से मेरे कस्टमर तक पहुंच पाऊंगा। मेरे को ये पता चल जाएगा कौन सा कस्टमर मेरा है, किस पे मुझे काम करना है और किसको मुझे छोड़ देना है, क्योंकि each and every person is not your customer। You have to understand कि कौन व्यक्ति मेरा कस्टमर है, which one is my customer and which one is not। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मेरे पास में ये समझ आनी जरूरी है। हर एक व्यक्ति मेरा कस्टमर नहीं है, हर चीज हर एक के लिए नहीं बनी जाती भाई। ना वो हर एक जना हर चीज को यूज करता है, ना ही हर चीज हर एक व्यक्ति के लिए बनाई गई है।
ये मैचिंग करना ही तो एक मार्केटर का काम है कि मेरे को राइट कस्टमर राइट प्लेस पे राइट टाइम पे मिलना चाहिए। तो ये जो मैचिंग कर रहा है ना, यही है मामला सारा। तो इट विल हेल्प टू अट्रैक्ट राइट ऑडियंस, ये इसका असर आएगा। अब मुद्दे की बात है किन तरीकों से वो कर सकता है। छोटे छोटे से तरीके बता रही हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। बहुत कुछ बताना वाली हूँ मैं इन्हीं टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि साइकोलॉजी का अथाह सागर है। जितनी डुबकी लगाओगे उतना ही नया कुछ पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही तो कस्टमर के बिहेव को समझने के लिए अगर हमने साइकोलॉजी का जो हम सहारा ले रहे हैं ना, मैं उसको नाम मात्र के टाइम में नहीं कवर कर सकती, तो मैं इसको चीज़ों को आगे लेके जाऊंगी। कोशिश कर रही हूँ मैं आपको हर चीज़ धीरे धीरे बताने की और समझाने की। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रही हूँ आपको। सबसे पहला तरीका होता है, एक मार्केटर जो अप्लाई करता है वो कलर पे बहुत ध्यान देता है। ध्यान देना, इम्पैक्ट ऑफ कलर्स। किसी भी प्रोडक्ट का कलर कैसा रखा जाए, प्रोडक्ट का जब डिजाइनिंग किया जाता है ना, इन चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है। हाउ इट विल प्रेजेंट, कैसे दिखेगा ये। तो इस चीज पे जब काम किया जाता है तो कलर का आपको मालूम होगा कि कलर का इम्पैक्ट हमारी दिमाग पर, हमारे मनोविज्ञान पे बहुत बड़ा असर होता है। और एक ये डिजाइनिंग एलिमेंट होता है जिसको हम ये कह सकते हैं मार्केटिंग में ये बहुत पावरफुल ब्रांडिंग टूल का काम करता है। और इसमें हम लोगों की भावनाओं को जगाने में बहुत बड़ा रोल मानते हैं इसका। अब क्या होता है, देखो किस तरीके से एक व्यक्ति के जो डिसीजंस है उनको वो कन्वर्ट करने का काम करता है, एक बहुत मजबूत टूल का काम करता है। तो ध्यान रखना, जितने भी वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स होते हैं ना, वो हमेशा आपको CTA की तरफ इंसिस्ट करते हैं। C T और A, कॉल टू एक्शन। आपको किसी काम को करने के लिए एक्साइट करेंगे कौन? वाइब्रेंट कलर और ब्राइट कलर। ये कलर की थ्योरी है, कलर की भी पूरी एक थ्योरी होती है। हमेशा ब्राइट कलर और वाइब्रेंट कलर कॉल टू एक्शन की तरफ फोकस करते हैं। और कॉल टू एक्शन जो होता है वो हमेशा आपके जो दूसरे ब्रांड कलर्स होते हैं उनसे अलग काम करता है। बात समझ रहे हैं कैसे? अब आप देखो, जब एक कस्टमर है अगर वो रेड कलर या ऑरेंज कलर के प्रोडक्ट्स को देखता है ना, तो उसको आप बच्चों के टॉयज में आप देखेंगे ब्राइट कलर्स होते हैं, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, इस तरह के कलर होते हैं, एकदम वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स होंगे। एक बच्चे की अट्रैक्शन अगर लेनी है, एक कस्टमर की अट्रैक्शन अगर लेनी है, तो ये कलर्स हमेशा कॉल टू एक्शन का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। अगर मैं आपको बात कहूँ, रेड है, ऑरेंज कलर है, वो हमेशा स्ट्रेंथ और वार्मथ को एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रेंथ और वार्मथ को, एक बॉन्डिंग को क्रिएट करने का काम करते हैं। जबकि अगर मैं ब्लू और ग्रीन की बात कहूंगी तो वो हमेशा कामनेस की बात करेंगे और ट्रस्ट की बात करेंगे। ये बात याद रखो। हम कहते हैं जो ब्लू कलर लाइक करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही लॉयल पर्सन होते हैं बाय नेचर। ये फैक्ट है। कलर थ्योरी ये चीज हमें क्लियर समझाती है कि रेड और ऑरेंज जैसे वार्मथ का कलर होता है, बिल्कुल ऐसे ब्लू है, या अगर कोई जैसे दूसरा कलर मैंने अभी कहा ग्रीन है, ये हमेशा एक कामनेस का या एक ट्रस्ट का कलर होता है। इसी तरीके से जो दूसरे कलर्स हैं उनका भी अपना एक रोल होता है। एक दूसरी चीज, एक और तरीका है इमोशनल वर्सेस रैशनल कंटेंट। आप अपने प्रोडक्ट में कंटेंट जो डाल रहे हैं उसमें आप कैसा इमोशनल कंटेंट है या रैशनल कंटेंट, आप लोगों को भावुक करना चाहते हैं या लोगों को समझदारी या विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए इंसिस्ट करना चाहते हैं। जनरली एक जनरल फिनोमेनन की बात कर रही हूँ, 31% जो लोग होते हैं, अगर एडवर्टाइजिंग को अगर इससे मैं रिलेट करूँ ना, तो जो 30% ऑफ एड्स जो होते हैं ना, वो हमेशा इमोशनल कंटेंट से घिरे हुए होते हैं और अपने ऑडियंस को इमोशनली कैप्चर करते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि 16% ही ऐसे ऐड होते हैं जो रैशनल कंटेंट लिए हुए होते हैं, आपको समझदारी की बात कहेंगे। तो आप सोचो ये परसेंटेज कितना, जस्ट हाफ वाला मामला हो गया है। एड्स के जरिए ऑडियंस को इमोशनली कैप्चर किया जाता है और उसका परसेंटेज 31 है। और रैशनैलिटी कंटेंट के जरिए अगर आप अपने कस्टमर को कैप्चर कर रहे हो तो इसका परसेंटेज 16। ये चीज कितनी, मैंने आपको हमेशा
हमेशा कहा था मैं डेटा वाइज कुछ ना कुछ नया बताऊंगी अपने हर वीडियो में, तो इट विल डेफिनेटली फ्रूटफुल फॉर योर ए गुड आंसर। तो ये चीज आपको अगर समझ में आएगी ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक मार्केटर किस तरीके से एड एजेंसीज की हेल्प लेकर के अपने डिमांड को या अपने मार्केट को मजबूत करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इमोशनल और रैशनल कंटेंट। एक और होता है एक्सक्लूसिविटी और एंड ह्यूमन ईगो। आप हमेशा याद रखो, मानव में अहम अवश्य है, छोटा है कि बड़ा है ये अलग बात हो सकती है। एनिमल्स में ईगो नहीं होता है, ह्यूमन एनिमल में, जिसको हम सोशल एनिमल कह रहे हैं ना, उसमें ईगो बहुत होता है। और इस ईगो को आप कैसे एनकैश करोगे, आपके अहम को कोई कैसे चोट पहुंचाता है कि जो ना चाहते हुए भी आपने वो काम कर दिया जस्ट बिकॉज कि आपके हर्ट किया ईगो को किसी ने। ये ईगो को कैसे हर्ट किया जा रहा है और कितना हर्ट किया जा रहा है, इसके लिए भी एक थ्योरी होती है, साइकोलॉजी का काम लिया साइकोलॉजी की हेल्प ली जाती है इसमें ये चीज किया जाता है, किसी व्यक्ति को एक्सक्लूसिवली एक ट्रीटमेंट दो। आप एक विशेष व्यक्ति हैं, या आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो यू विल बी काउंटेड इन अ स्पेशल पर्सनालिटीज। ये एक फील देना, आपका ईगो सेटिस्फाई करना, ये भी तो एक तरीका है मार्केटिंग का। तो कस्टमर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये भी एक साइकोलॉजी में ये तरीका यूज किया जाता है। और इसमें एक फील स्पेशल या यूनिक फिगर आपको एक महसूस करवाया जाता है, और इसमें ईगो का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके बाइंग डिसीजन में ईगो का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं कोई लोग मुझे गरीब ना समझ लें, या कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें, इसलिए भी हम कई बार परचेजिंग करते हैं गलत तरीके से। और स्पेशली मार्केटर इसी चीज को तो ट्रीट करते हैं, इसी चीज को तो एनकैश करते हैं। क्यों? वो प्रोमिनेंट होटल्स, प्रोमिनेंट प्लेसेस, प्रोमिनेंट जगह पर जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आते हैं, अपने लवर्स के साथ में आते हैं, वो इन चीज़ों का एनकैश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ईगो सेटिस्फाई होता है। अगर आप दो बराबर के फ्रेंड है, सेम जेंडर के हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने भी कुछ भी खा लिया, कैसे भी ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ आई एम विद अ फ्रेंड विद माई अपोजिट जेंडर, तो मुझे फर्क पड़ता है। मुझे वो कहीं गरीब ना समझ ले, मुझे वो कहीं अंडर एस्टिमेट ना कर ले, इसलिए हम आराम से खुल के पैसा खर्च करते हैं। और क्वालिटी प्रोडक्ट, चाहे हमें महंगा ही लग रहा होगा मन से, पर हम ऐसे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ऐसे फूड आइटम्स को या ऐसे गिफ्ट्स को प्रेफर करते हैं जहां से मेरा थोड़ा सा ईगो फ्रेम होना चाहिए उस सामने वाले के दिमाग में, मुझे वो कमतर ना समझ ले। यही चीजें तो मार्केट में एनकैश की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ईगो को कैसे स्ट्रेस करना और कंज्यूमर के बिहेवियर को करना। आप देखो, एक दुकानदार भी होता है ना, उसको अगर ये समझ में आ जाए कि आप दो लोग जो है आपस में फ्रेंडशिप में और अपोजिट जेंडर में, वो इतना सॉफ्टली प्रेजेंट करेगा चीजों को, और वो ये बताएगा कि मैम दिस इज द राइट चॉइस, मैं तारीफ करता हूँ आपकी चॉइस की कि आपने ये चीज को सेलेक्ट किया। कुछ ही लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजों को सेलेक्ट करते हैं। ये जो ये कह दी ना, अब उस फीमेल के लिए या गर्ल के लिए भी हो गया कि मैं तो मतलब अरे वाह, मेरा तो डिसीजन बहुत बढ़िया है। अब वो मेल को भी ये समझा रहा है कि ये जो मैडम ने चॉइस किया है ना, आपको ये खरीदवाना ही चाहिए। ये साइकोलॉजी है। आप कैसे कस्टमर के साथ में बिहेव करोगे, प्रेजेंट करोगे, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। इसलिए ये बहुत गहरा है और बहुत फैलाव है इसमें। तो चलिए इसी को आगे की बात करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, जो मार्केटर होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत परफेक्शन रखते हैं। अगर एक अच्छा मार्केटर होगा तो उसे पता होगा किस समय बहन जी बोलना है, किस समय मैम बोलना है, और किस समय मिस बोलना है, किस समय दीदी बोलना है, किस समय भाभी बोलना है। आप समझिए बात को, वरना सब रिश्ते एक ही है ना, वो उसकी भाभी है, ना उसकी मैम है, ना वो उसकी मिस है, ना वो उसकी मैडम है, कुछ भी नहीं है। पर हाउ यू प्रेजेंट, हाउ यू एड्रेसिंग, ये उनके ईगो को सेटिस्फाई करने वाली चीज है। अभी आप एक गर्ल को कह दो बहन जी, वो लेती हो तो चीज ना ले, दुकान पे से उतर के आ जाए, बल्कि पैर पटक के चार बात सुना के और आएगी साथ में, समझ के रखिएगा। और अभी आप किसी भी यंग गर्ल या एक ओल्ड एज पीपल है, उनको भी अम्मा जी अगर कहोगे, किस लोकेलिटी में है, किस मार्केट में है, डिपेंड करेगा भाई। वरना आप ज्वेलरी के शोरूम में है और एक सेल्स पर्सन सामने है, एटिकेट्स फॉलो करने पड़ेंगे, सामने वाले की ईगो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो 2-5 लाख की खरीदी करने के लिए आपके अम्मा शब्द सुनने को नहीं आया है। समझ रहे बात?
ये है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये है आप ईगो को कैसे पहचानते हो, ये है आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो और कैसे उनको एड्रेस करते हो, आपका लैंग्वेज, आपका टोन, आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, बिहेव, रीडिंग ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें, तो ये इसमें आता है ह्यूमन ईगो। एक और पॉइंट है प्राइसिंग साइकोलॉजी। कोई महंगी चीज भी है अगर, तो अगर आप ये कहोगे हाँ मैडम ये तो मैं मानता हूँ कि ये चीज थोड़ी महंगी है पर क्वालिटी बहुत शानदार है, पर क्वालिटी बहुत शानदार है, इसका मतलब है यू आर ऑल्सो फोकसिंग कि प्राइस तो बहुत महंगी है, तो आई कैन डिनाई। लेकिन अगर मैंने ये कह दिया मैम प्राइस आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, आप क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, ब्रांड स्टिकनेस है आप में, आपके लिए क्वालिटी मैटर करनी चाहिए, प्राइसिंग का क्या है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं आप लोगों के लिए, आपने सामने वाले को एक इंप्रेशन दे दिया कि मतलब एक तो मेरी पेन कैपेसिटी बहुत शानदार है, मैं इसको एडजस्ट कर जाऊंगी, डाइजेस्ट कर जाऊंगी, एंड सेकेंड क्वालिटी कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो महंगी चीजें खरीदते हैं क्योंकि महंगी चीजें ही तो क्वालिटी वाली होती है, सस्ती चीजों में कहाँ क्वालिटी होगी। ये जो आपने साइड बाय साइड जो एक इंप्रेशन डाल दिया है ना, वो सामने वाला तो फ्लैट हो जाना है और उसी चक्रव्यूह में ही उलझा वो हाँ और कह देना है। ये और एक खास बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो सेलर के ट्रैपिंग में फंसते नहीं है और अपने ओन रैशनल डिसीजन ले पाते हैं। अदरवाइज 80% जो लोग होते हैं इस साइकोलॉजी के ट्रैपिंग में फंसते हैं, इस जाल में वो उलझते हैं और वो अपने स्वयं निर्णय ना लेकर के सामने वाले की बातों से प्रभावित होकर के निर्णयों में बदलाव कर जाते हैं। यही तो साइकोलॉजी है बेटा, ठीक है। तो ये प्राइसिंग साइकोलॉजी किस तरीके से कहती है कि हमेशा एक प्राइस बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ज्यादा कम प्राइस भी कर दी तो घटिया बन जाती है चीज, और ज्यादा हाई प्राइस भी कर दी तो बहुत ज्यादा महंगी चीजें जरूरी नहीं है कि अच्छी ही हो, क्वालिटी वाली हो, ये भी एक परसेप्शन बन जाता है। तो आपको प्राइसिंग इस तरीके से प्रेजेंट करनी है, रखी क्या गई है इट्स नॉट द मैटर, प्रेजेंट इस तरीके से करनी है कि क्वालिटी के आगे उसकी एट्रीब्यूट्स के सामने वो जो हाई प्राइस है कोई मैटर ही नहीं करती है। और अगर लो प्राइस है तो आप ये बता सकते हो कि मैडम इतने कम प्राइस पे आपको इतनी बेहतरीन क्वालिटी ये आगे कहीं नहीं मिलेगी, पूरा मार्केट आप सर्वे कर आइए, अगर मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिए। ये वो तरीके हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जहां पे आप ट्रैपिंग करते हो, जाल डालते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ऐसे ही आगे आता है इमोशंस। आप किस तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ में खेलते हो। यहाँ खेलने का मतलब मैं यूज और मिसयूज की बात नहीं कर रही हूँ। आप किस तरीके से उन्हें इमोशनली प्रेशर देते हो। देखो 3 शब्द बोल रही हूँ आपको मैं, यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन लिखा है FU और D, फट। इसको बोलते हैं F से फियर, किसी को डराकर, U से बोलते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता दिखाकर, और D से बोलते हैं डाउट, शक, संदेह, शंका, ये देकर। आप कौन से इमोशंस दे रहे हैं सामने वाले को। आप हमेशा देख लेना इंश्योरेंस के जितने भी ऐड आते हैं ना, वो अनसर्टेनिटी को कैप्चर करते हैं। अनसर्टेनिटी की चीजें कहेंगे, यदि आप परिवार में नहीं रहे तो पीछे आपके परिवार का क्या होगा, कभी मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ तो 8, 10, 15 लाख तो यूं ही चले जाते हैं, तब आपकी सेविंग्स कम ना पड़ जाएं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको, ये कुछ ऐसी चीजें। तो FUD ये 3 इमोशंस पे बहुत फोकस करता है एक मार्केटर। फियर से लेना है अपने कंज्यूमर को अपने ट्रैपिंग में, या अनसर्टेनिटी को हाईलाइट करना है, या डाउट्स डालने हैं। सामने वाले का प्रोडक्ट इतना बेहतरीन नहीं है, आपको उस पर शक करना चाहिए, आप ये देखिए ये क्या है। आपको हमेशा चीजों के बारे में क्लैरिटी रखनी चाहिए, चीजों के बारे में आपको क्लियर विजन रखना चाहिए। इस तरीके की चीजें वो प्रेजेंट करता है। तो रिस्क को हाईलाइट करना, हजार्ड्स को सामने लेके आना, फियर प्रेजेंट करना, अनसर्टेनिटी से और डाउट्स को हाईलाइट करना, ये सारी चीजें भी यूज की जाती है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंज्यूमर को ट्रैपिंग में लाने के लिए। तो साइकोलॉजी एक्चुअली एक बहुत वर्सेटाइल ब्रांच है नॉलेज की, जिसको हम ये कह सकते हैं इसे वर्चुअली अप्लाई किया जाता है कहीं भी। अगर वो कोई चीज व्यक्तियों से रिलेटेड हो, ह्यूमन से रिलेटेड है, तो साइकोलॉजी का बहुत जबरदस्त यूज किया जाता है। और मार्केटिंग में तो यूं मान लेना कि हमेशा इसे यूज किया जाता है, लेकिन इसको अंडर वैल्यूड भी किया गया है।
मार्केटिंग में इसे अंडर वैल्यूड भी किया गया है। क्यों? क्योंकि लोगों को साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स की समझ ही नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं है कि साइकोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। तो if the people are not understanding the value of psychology, how can they use the principles of psychology? It is not possible. तो firstly we have to understand the strength of the psychology. आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। कल की क्लास में फिर से आगे कुछ अच्छा ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।